पढ़े लिखे रहेंगे, आर्गुमेंट करेंगे तो आप फंस जाए। मोदी जी कोरोना कोरोना तो था ही नहीं बेटा, जबरी बनाया। जो सरकारी डॉक्टर सरकारी, हेलो आवाज आ रही बेटा? कब से कटा है? रुके रहिए, कट गया था। सुन लो बेटा, हाई लिखे हो ना 3-4? हाँ 3-4 लिखे हो ना? तो इसमें हाँ। इसी समीकरणवा में एक बार R1 का डॉट करेंगे, फिर R2 से डॉट करेंगे, यह 2 इक्वेशन आएगा। कर लो जल्दी। सर यहाँ तक तो लिखे ही है। यहाँ तक लिखे हो? ठीक। बी को ढको बेटा। LF माइनस क्या लिखे बेटा? ME कर दें, ME बराबर यह 1 ले लीजिए, कांस्टेंट ना है ये, 1 लेंगे तो EG माइनस F का स्क्वायर कर दे बेटा। यह लिख सकते हैं A बटा FM कर दें, LG कर दें, B कर दें, LF कर दें, ME कर दें, और यह होगा 1 बटा EG माइनस F का मान H का स्क्वायर होगा भाई, वेक्टर आइडेंटिटी से देख लो। अब लिखते हैं दिस इंप्लाइज दैट A का मान FM माइनस LG बटा H का स्क्वायर, B का मान हो जाएगा LF माइनस ME बटा H का स्क्वायर होगा। लिखेंगे ऐसे भी घेर देना बेटा। हो गया भाई? लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड B इन इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड B इन इक्वेशन नंबर 3। इन इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए साहब। तो यह L1 का कैप बराबर होगा FM होगा माइनस LG होगा बटा H का स्क्वायर होगा, R1 होगा, LF होगा माइनस ME होगा बटा H का स्क्वायर, R2 होगा जी। तो यह बेटा H स्क्वायर स्केलर है, H का स्क्वायर N1 का कैप FM होगा, LG होगा, R1 होगा, LF होगा, ME होगा, R2 होगा। यू विल गेट द रिजल्ट फर्स्ट। पहला रिजल्ट आया ना जी, मिलान कर लीजिए। तनी ME के ME लिखे होंगे तो EM लिख दिया होगा, बस इतना है, ठीक है ना? लिखो अगेन टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट, again taking the dot product, again taking dot product of 4 with R1 and R2 वेक्टर। वेक्टर लिखने का मतलब है कि सिर्फ वेक्टर से वेक्टर ही डॉट होगा। तो लिखते हैं N2 का कैप डॉट R2, यह C होगा R1 डॉट R2 प्लस B होगा R2 डॉट R2। N2 डॉट R2 का मान हमको लगता है N कैप होता है, N होता है, कैप नहीं, यह C होगा, CF होता है, यह होता है BG होगा, यह होगा CF होगा, BG होगा प्लस N का कैप, N होगा 0, यह नंबर C रख दीजिए। लिखेंगे आगे, एक रिजल्ट निकाल लिए हो ना, हम मिटा रहे इसको। अगेन N2 डॉट क्या लिखेंगे बेटा? R2 R1 कर दिए हैं, R2 कर दिए थे। अच्छा N2 डॉट R1 कर दिए। तो यह C डॉट C R1 डॉट R1 होगा, D क्या है R2 डॉट R1 कर दीजिए। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है।
यह हमको लगता है माइनस यम ही होगा, ये होंगे, देखो जरा, यह सीई हो जाएगा, यह डी एफ हो जाएगा, तो लिखते हैं सीई होगा, डी एफ होगा, प्लस यम होगा 0, और दिस इज नंबर डी होगा। लिखेंगे नाउ फ्रॉम सी एंड डी से, नाउ फ्रॉम सी एंड डी से, नाउ फ्रॉम सी एंड डी से सीई प्लस डी एफ प्लस यम का मान 0 होगा, और सी एफ डीजी नहीं, डीजी प्लस एन का है, एन बराबर 0 होगा बाई द वज्र गुणनखंड, करो सी बटा एफ एन माइनस एम जी न, बी का मान होगा एम एफ होगा माइनस ई एल, 1 होगा ई जी माइनस एफ का स्क्वायर, यह सी होगा, एफ एन होगा, एम जी होगा, डी होगा, एम एफ होगा, ई एन होगा, 1/एच का स्क्वायर होगा, सी की वैल्यू एफ एन होगा, एम जी होगा अपॉन एच का स्क्वायर होगा, डी का मान एम एफ होगा, ई एन होगा बटा एच का स्क्वायर होगा। देन फ्रॉम 4 से ना, नाउ फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ फ्रॉम 4 से का क्या है बेटा, n2 का कैप बराबर होगा एफ एन होगा, एम जी होगा, R1 होगा, एच का स्क्वायर होगा, प्लस होगा एम एफ होगा, आप सुधारने की कोशिश करिएगा, ई एन होगा, एच का स्क्वायर होगा, R2 होगा, अगले हिस्से में है एच स्क्वायर हो जाएगा, और अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर लीजिए, आना चाहिए, सुधार लीजिएगा बेटा। तनी बेटा उसी में एक ठो उसमें हेंस डिड्यूस दैट, हेंस वहीं पे जोड़ दीजिएगा सवालवा में, क्वेश्चन में जोड़ दीजिएगा, उसी सवालवा में इतना तो निकाल लीजिए, अब हम बता देते हैं कैसे करना है, बाकी काम आप करेंगे घर पर, वो रिजल्ट आएगा। हेंस डिड्यूस दैट, निचवा सवाल बढ़ा दीजिए, हेंस डिड्यूस दैट, उसी में जोड़ दीजिए, हेंस डिड्यूस दैट n1 का कैप क्रॉस n2 का कैप बराबर होगा ln माइनस m का स्क्वायर बटा h n का कैप। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा, देखो जरा, है ना, आपके पास है, लिखिए एक n1 और n2 का क्रॉस प्रोडक्ट करो तो बेटा, n1 क्रॉस n2 का मान निकालो, n1 का मान किस कैसे लिखोगे, देखो लिख रहा है n1 क्रॉस n2, नहीं बेटा दो रिजल्ट आया है ना, दो रिजल्ट आए हैं ना, ऐसे करो, नहीं अगर दिक्कत है आपके पास एक ऐसा आया होगा, देखो ऐसे करोगे तो आसानी से आ जाएगा, ये R1 था, बी R2 बड़ा से लेके करोगे तो अजेट हो जाएगा, n2 का मान सी R1 धन बी R2 होगा ना जी, लिख दो n1 क्रॉस n2 का मान ए R1, इतनी आसानी से आ जाएगा, और डिटरमिनेंट भी करोगे तब भी आ जाएगा, सी R1 धन डी R2 होगा, यह n1 का कैप क्रॉस n2 का कैप ए होगा, यह R1 क्रॉस R1 होगा, प्लस क्या होगा AD होगा, R1 क्रॉस R2 होगा ना जी,
प्लस होगा बी होगा बीसी है ना जी, बीसी R2 क्रॉस R1 होगा प्लस AC छूट गया बेटा, CA कर, ठीक है। फिर क्या होगा बताओ, तो BC होगा R2 क्रॉस R1 होगा प्लस BD होगा R2 क्रॉस R2 होगा, हाई होगा 0, हाइयो होगा 0, तो N1 क्रॉस N2 का मान हमको लगता है AD आ जाएगा ना, चेंज कर लीजिएगा, क्या आएगा AD माइनस BC R1 क्रॉस R2 होगा ना जी। अब ABCD का मान दे दीजिए, कटा उठा दीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ABCD, अब वो लेके करेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन फिर झंझावर हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन आता है, सवाल बेटा थ्योरम के रूप में लिखिएगा। बोलो भाई, बेटा है ना, देखो इफ थ्योरम है, इफ द फंडामेंटल मैग्नीट्यूड LMN फंडामेंटल मैग्नीट्यूड है, सेकंड फंडामेंटल फॉर्म के, वाइनिसेस everywhere vanishes everywhere where to the surface is a part of a plane क्या सवाल पहले समझ लो, तब सवाल का उत्तर लिखोगे। तारा किसी सरफेस पर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड उस सरफेस पर LMN का मान वैनिश कर जा रहा है, यानी L भी 0 है, M भी 0 है और N भी 0 है, R बराबर RU भी सरफेस के ऊपर। अगर यह 0 है तो वह सरफेस एक प्लेन बन जाएगा। अब सुन लो, प्लेन सरफेस को प्लेन में बदलना है, सरफेस प्लेन में तभी बदलेगा जब सरफेस प्लेन में बदले, प्लेन पर एक ही नॉर्मल होगा। प्लेन पर, किसी प्लेन पर अगर एक नॉर्मल ड्रा कर दीजिए तो वह पूरे प्लेन पर नॉर्मल होगा, यानी वह नॉर्मल कांस्टेंट हो जाए। अगर इस सरफेस का नॉर्मल जो है कांस्टेंट दिख जाए तो आप क्या कह देंगे साहब, कि वह प्लेन, वो सरफेस न रह के क्या हो जाए, प्लेन। अगर LMN क्या है उसका 0, ठीक है, लिखेंगे लेट R बराबर RU भी इज द सरफेस, लेट R बराबर RU भी इज द सरफेस, U एंड V इज द पैरामीटर, N कैप बराबर होता है R1 क्रॉस R2 बटा HK, ये यूनिट इज द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस है ना बेटा। यह तरी यही और जानकारी इनको दे दो, N कैप परपेंडिकुलर R1 और N कैप परपेंडिकुलर R2 भी होगा। देखो इट इज गिवन दैट, इसको कहीं घेर देना बेटा, इट इज गिवन दैट, L बराबर 0, M बराबर 0,
n बराबर 0 फॉर दी सरफेस। एम क्या होना चाहिए आपका? सरफेस इज द प्लेन। होगा भाई, ये करना है। अब जरा सुनिए, सिंस n कैप डॉट पर परपेंडिकुलर है R1 की एंड n का कैप परपेंडिकुलर है R2, यह इंप्लाई करेगा n कैप डॉट R1 का मान 0 नंबर 1 और यह n का कैप डॉट R2 का मान 0 नंबर 2 है ना। आप देखो जरा, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग वन with respect to u parameter, differentiating n with respect to u parameter। तो जरा सुनिएगा, यह डेल n कैप अपान डेल u डॉट R1 होगा और यह n का कैप डॉट R11 होगा ना जी, का मान 0। यानी यह लिख सकते हैं आप n1 का कैप डॉट R1 का मान, यह लिख सकते हैं l, है ना, इज इक्वल टू 0। यानी यह इंप्लाई करेगा n1 डॉट R1 का मान माइनस l। बोलो भाई, जरा सुनो, यह बता रहा है कि n1 का कैप डॉट R1 बराबर 0। यह समीकरण नंबर क्या करते बेटा? एको नहीं ना, एको नहीं दिया समझा ना, 2, इसका नंबर 3 दे दी। सिमिलरली डेल n कैप अपान डेल भी कर दीजिए डॉट R1, यह n का कैप डॉट R12 भी तो होगा, यह होगा 0। हाई मान बीटा क्या है, यह लिख देते हैं n2 का कैप डॉट R1, यह लिख सकते हैं m का मान 0। यह हो जाएगा, आपको बताओगे हमको, n2 का कैप डॉट R2 का मान 0, R1 का मान 0 हो गया बेटा। क्या नंबर 4। सिमिलरली क्या होगा बेटा, जरा बताएंगे? बोलो तो। अच्छा इतना n डॉट R2 भी करेंगे तो भी वही बात आएगी, हमेशा वही आएगा। इसका मतलब जरा और यही समझना है, करके दिखा दे क्या आएगा। ये कहीं से भी कर दोगे तो तब भी काम पे। जरा हमारी बात सुनो, आप कह रहे हो कि n कैप परपेंडिकुलर है R1 और n कैप जो है परपेंडिकुलर है R2, ठीक। और आप कह रहे हो कि n1 का कैप डॉट R1 का मान 0, यह कह रहे हैं आप n1 परपेंडिकुलर है R1। क्या संभव है? पैरेलल होना चाहिए। लिखेंगे n1 पैरेलल होगा इसमें, समझ रहे ना, लिखेंगे सिंस n1 का कैप ऑलवेज परपेंडिकुलर n कैप पर होता है। तो यह जो फेनोमेना आ रही है, यह कंट्राडिक्शन दे रही है। अरे भाई, वही n1 जो है n कैप परपेंडिकुलर R1 पर है और n1 भी परपेंडिकुलर R1 पर है ना। इसका मतलब हुआ n कैप पैरेलल हो जाएगा n1 कैप के। यह संभव नहीं है, क्योंकि n1 n कैप पर परपेंडिकुलर होता है। तो लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल
this is not possible, this is not possible, this is not possible because this is not possible because n1 और n2 का कैप ऑलवेज परपेंडिकुलर टू n कैप होता है ना। तो लिखेंगे इसका मतलब, लिखेंगे देन फ्रॉम एबव, यह कब संभव है बेटा, ये कब संभव है। ऊपर देखिए, आप कोई ले लीजिए, चाहे 3 ले लीजिए चाहे 4 ले लीजिए, किसको लेना चाहते हैं, 3 ले लीजिए। क्या 3 है बेटा, n1 का कैप डॉट r1 का मान 0 है ना। इसका मतलब हुआ ये n1 कैप क्या लिखा है बेटा, इसका मतलब यह r1 तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब कि कंट्राडिक्शन दिया तो यह प्रोडक्ट यह 0 हो रहा है, इसका मतलब कि n1 का मान 0 होगा। लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट n1 का कैप का मान 0 होगा, यह होगा डेल n कैप अपान डेल u का मान 0 होगा ना। इंटीग्रेट कर दो बेटा, इंटीग्रेट कर दो आप, तो क्या होगा, n का कैप बराबर कांस्टेंट होगा। सो सरफेस बी द प्लेन, किसी सरफेस नॉर्मल प्लेन पर ही कांस्टेंट होता है, सरफेस पर नॉर्मल अलग अलग बिंदु पर अलग अलग हो जाएंगे। लिखेंगे सो द गिवन सरफेस इज ए प्लेन, सो गिवन सरफेस इज ए प्लेन। अगला लिखो जरा, अगला करिए जरा। अच्छा एक चीज हमको बताओ, अगर किसी सरफेस पर कोई पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर R है, ठीक समझे। अगर हम R1 वेक्टर ले लें तो R1 वेक्टर इस R पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, डेरिवेटिव है उसका परपेंडिकुलर। अच्छा देखो जरा सवाल लिखो, थ्योरम के रूप में। हाँ हम बता रहे घबराइए मत। इफ W इज द एंगल बिटवीन, if W is the angle between TWO2, if W is the थ्योरम है, if W या ओमेगा is the angle between two parametric curve at a point of intersection, तो पैरामीट्रिक जहां कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनके बीच का कोण कितना है, W है। सो दैट intersection so that tan W का मान h/f होगा, वेयर h स्क्वायर बराबर Eg माइनस f का स्क्वायर रहेगा। इट इज ऑर्थोगोनल, इफ द कर्व, इफ ऐसे लिखा भाषा, इट इज ऑर्थोगोनल, कौन ऑर्थोगोनल, कर्व, f का मान 0 होगा, होना भी चाहिए, नहीं होगा तो इनफाइनाइट नहीं। जरा एक चित्र बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये लास्ट आर्टिकल है, सवाल है बेटा, इधर देखो। दो ठो पैरामीट्रिक कर्व किसी सरफेस पर ड्रा किए गए हैं, यह P है जिसका पैरामीटर U और ठीक। जरा सुनो, इनके बीच का कोण क्या है, तो हम क्या करते हैं, जरा सुनो, इसका पोजीशन वेक्टर कहीं आ रहा है, इस पर इसके बीच का कोण का मतलब हुआ कि इस पर टेंजेंट के बीच का है, इस
पर आप इसका कर्व का नाम C1 दे दीजिए, इस कर्व का नाम C। P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप यहां पर जो टेंजेंशियल कर्व बनाएंगे, R अगर है, गौर से सुनिएगा, अगर टेंजेंशियल करेंगे यूनिट तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। और यह इस पर टेंजेंट अगर खींच दीजिए तो यह वेक्टर हम मान लेंगे क्या, R2 पैरामीटर के हिसाब से। इसी के बीच का यह कोण कितना दिया गया है, W दिया। ठीक है, तो लिखिए लेट, आप घर में बनाएंगे कैसे लिखेंगे, लेट R बराबर RUV इज द सरफेस, PUV is the point where the two parametric curve C1 and C2 intersect करते हैं। ठीक है, W is the angle at P पर made by C1 and C। एक पता लगाना है आप, जरा देखो, ऐसे कर देना बेटा, वेक्टर है ये। इधर फ्रॉम फिगर R1 डॉट R2 का मान मॉड R1 मॉड R2, और यह होगा cos ऑफ ओमेगा, होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। R1 क्रॉस R2 का मान मॉड R1 मॉड R2 n का है यूनिट नॉर्मल और साइन, दिस इज नंबर 2। हो गया भाई, जरा गौर से सुनिएगा, लिखेंगे सिंस R बराबर RUV क्या है बेटा, सरफेस है। इधर देखिए, तो R1 डॉट R2 का मान संभवतः यह होता है सरफेस से, यह होगा मॉड R1 मॉड R2 और यह cos ओमेगा। जरा ये देखो ध्यान से, we know that for the surface R1 का स्क्वायर बराबर E होता है। ठीक है, यानी R1 का मान अंडर रूट E। उसी तरह से मॉडुलस की वैल्यू है ये, नहीं समझे आप, मॉडुलस की वैल्यू होगी, लेकिन वेक्टर होगा, क्या होगा बेटा जरा बताएंगे फिर। मॉड R2 का मान हमको लगता है G होना चाहिए, होगा जी, बोलो भाई, जरा गौर से देखिएगा। लिखेंगे देन फ्रॉम एबव F का मान हो जाएगा अंडर रूट G cos ऑफ ओमेगा, यानी cos ओमेगा का मान F बटा अंडर रूट EG कर दे बेटा। यह समीकरण नंबर क्या होगा आपका, E। लिखेंगे नाउ फ्रॉम टू से R1 क्रॉस R2 का मान मॉड R2 n का कैप साइन ओमेगा। हम इसका मॉडुलस लेते हैं, R1 क्रॉस R2, इस पर डबल मॉडुलस से कुछ नहीं मिलेगा आपको, R2 इसका n कैप हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी है तो ओमेगा, दोनों तरफ मॉडुलस ले लिए, तो ये मॉडुलस में है, डबल मॉडुलस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह वैल्यू संभवतः h होगी, यह मान अब निकाले हो अंडर रूट E माने हो
अंडर रूट जी माने इसका मान 1, यह साइन ओमेगा होगा। तो साइन ओमेगा का मान एच बटा अंडर रूट ई अंडर रूट जी कर सकते हैं बेटा। यह समीकरण नंबर डी हो गया। बोलो भाई, हो गया ना भाई। तो बेटा आपको क्या निकालना है, टेन ओमेगा ना। तो लिखो नाउ फ्रॉम ए एंड बी से, नाउ फ्रॉम ए एंड बी से टेन ओमेगा की वैल्यू क्या होगी बेटा, एच बटा अंडर रूट ई जी बटा एफ बटा अंडर रूट ई जी होगा। यह मान होगा टेन ओमेगा एच बाई एफ होगा। एक रिजल्ट ला दिए, देखिए इफ द कर्व इज ऑर्थोगोनल होंगे तो ओमेगा का मान 90 डिग्री होना न चाहिए। यह tan 90 होगा, यह एच बाई एफ होगा। यह मान क्या है बेटा, इनफाइनाइट ना होगा जी। यह एच बटा एफ होगा ना जी। इसको कर दो 1/0 एच बाई एफ कर सकते हो आप, बोलो भाई। तो कर दो तिरिया गुणा एफ बराबर 0h तो एफ का मान 0 होगा। हो गया भाई। देखो अब हेडिंग डालो बेटा, सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। उस सूत्र पे लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट plane to the surface x y z स्मॉल है बेटा, x y z बराबर a का क्यूब एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन। एंड यह जो प्लेन बनेगा कोऑर्डिनेट प्लेन बाउंडेड बाई टेट्राहेड्रल शेप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम समझ कह रहा है कि साहब इस सरफेस पर आप टेंजेंट प्लेन निकालिए और वह प्लेन बनेगा जो वो 3 डायमेंशनल प्लेन होगा और वह टेट्राहेड्रल से बनाएगा। टेट्राहेड्रल उस शेप का जो वॉल्यूम होगा वह कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे जब देखो गिवन सरफेस आप लिख दो एक्स वाई जेड बराबर एक्स वाई जेड माइनस ए का क्यूब बराबर सी है ना बेटा। तो लिखो तो डेल एफ अपॉन नॉर्मल लिख रहे हैं, यह होगा वाई जेड डेल एफ अपॉन डेल वाई का मान जेड एक्स और डेल एफ अपॉन डेल जेड का मान एक्स वाई होगा। देखो we know that equation of tangent plane पॉइंट तो दिया नहीं गया है, at a point small x y z is x minus small x
डेल एफ अपान डेल एक्स वाई माइनस वाई डेल एफ अपान डेल वाई और जेड माइनस जेड डेल एफ अपान डेल जेड कर दे बेटा 0 मान रखो बेटा। तो यह होगा, यह वेरिएबल है, ये पॉइंट गिवन है, x माइनस एक्स या वाई जेड कर दे y माइनस वाई जेड एक्स कर दे जेड माइनस जेड एक्स वाई का मान 0। देखो जरा x कैपिटल वाई जेड वाई कैपिटल जेड एक्स जेड कैपिटल एक्स वाई बराबर एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, यह होगा 3x वाई जेड। प्लेन जैसा बनाओ भैया, लिखो एक्स वाई जेड बटा 3x वाई जेड वाई जेड एक्स 3x वाई जेड जेड एक्स वाई 3 स्मॉल एक्स वाई जेड बराबर 1। यह होगा x बटा 3x प्लस y बटा 3y और z बटा 3z। यह एक प्लेन बना रहा है। इसके जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगी प्लेन की, वह होगी लंबाई 3x 3y 3z। एबीसी कांस्टेंट ना है, ये वेरिएबल्स हैं। लिखेंगे इफ इट इज फॉर्म द टेट्राहेड्रल शेप if it is formed the tetrahedral shape बनाएगा which length हो जाएगा 3x, ब्रेथ कितनी होगी बेटा इसका 3y और हाइट कितनी होगी 3z। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल शेप का यह तीसरी का 9 3 27 एक्स वाई जेड यूजिंग 1 का 1 में यह 27 एक्स वाई जेड बराबर ए का स्क्वायर इस ए का क्यू जो क्या होगा, जो टेट्राहेड्रल शेप बनाया वह का वॉल्यूम क्या हो गया, हो गया। तो इसी तरह से सवाल कल बना करके बनाया जाएगा, 2 दिन लगेगा सवाल बनाने में, ठीक है। तो आज तो मैं कपिला जी क्या